सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक को आज ख़त्म भी करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई मेडिसिन जो हम ओरली इंट्रोड्यूस करें, मतलब मुंह से खाएं और वो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ करें। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ही होता है कि जब हम स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोक दें तो दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। और जबकि स्पर्म एंड ओवम अच्छे से बने, our gonad are well functioning, our testes are well functioning, our ovary are well functioning, and they produce a gamete, and this testis is produce the sperm, but there is a chance to meeting of sperm and ovum is reduced, that's called contraceptive. And pills का मतलब होता है tablets। तो ऐसा टैबलेट्स जो हम मुंह के द्वारा खाएं और स्पर्म एंड ओवम आपस में मिले ना, उसी को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। So yes, it is a small doses of either progesterone or estrogen and progesterone combinations. Majority of cases में combination देते हैं and it is used in the form of tablets, therefore it is called pills. So pills normal ही एक टर्म है। pills का मतलब ही होता है tablets, pills का मतलब ही होता है tablets। कि this pills has taken a period of 21 day starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle। कहने का अर्थ है कि जैसे ही एमसी खत्म हुआ उसके जस्ट बाद जो फीमेल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेना स्टार्ट करेगी। जैसे मान लीजिए एमसी खत्म हुआ 5 तारीख को, देन शी स्टार्ट 5 तारीख से ही स्टार्ट कर देगी, 5, 6, 7, 8 ऐसे स्टार्ट कर देगी। एंड आफ्टर द गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 7 days ऑलमोस्ट 5 to 6 days एमसी रहता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है, तो उस ड्यूरिंग नहीं खाना है और जैसे स्टॉप हो जाता है देन शी स्टार्ट। आप देखेंगे इस टैबलेट में जो वाइट कलर का है 1 2 3 4 5 6 7 तक का टैबलेट है, AB7 है, AB7 है, यानी 21 टैबलेट जो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन होते हैं। लास्ट में जो 7 टैबलेट्स होते हैं दिस इज आयरन एंड सल्फर कंपोनेंट, राइट। तो आयरन एंड सल्फर कंपोनेंट होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही एमसी खत्म हुआ देन शी मतलब ओवरऑल इवन हम क्या कहते हैं फीमेल को, क्योंकि 30 टैबलेट है तो जस्ट वी स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे, राइट। फर्स्ट डे जैसे एमसी स्टार्ट हुआ तुरंत उसको टैबलेट ही खा लेना है, सेकेंड डे थर्ड डे टिल कंटिन्यू रखना है क्योंकि ये पूरा 30 दिन का टैबलेट है। सो ही हैज रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। तो मान लीजिए कि ये 21 दिन तक 21 टैबलेट को खाएगी तो उसके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो उससे एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो जाएगा, और एफएसएच और एलएच का लेवल कम होगा तो नए नए फॉलिकल्स बन नहीं पाएंगे ओवरी के अंदर, तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। आप सोच सकते हैं कि अगर ओवुलेशन ना हो तो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, बिकॉज तो ओवम ही नहीं है। एट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टेक प्लेस, जैसे ही इसने डिसकंटिन्यू किया है 21 टैबलेट को खा लिया और जैसे ही टैबलेट को छोड़ दिया तो अगेन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होगा डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाया था कि एंडोमेट्रियम जो लोअर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, देखिए दे बिकम प्रोलिफरेट और थिक इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है इस एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करता है, बढ़ावा देता है, ग्रो कराता है, ठीक है। अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाए तो ये शेडेड आउट होगा और एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही 21 डे का उसने कंप्लीट किया पूरा, तो उसके बाद 7 टैबलेट तो आयरन का है, तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही कम होगा तो इसकी थिकनिंग मेंटेन नहीं रह पाएगी and it will be break down and there is a release of blood that is called menses। तो menses होगा but ovulation नहीं होगा, menses होगा but ovulation नहीं होगा। So this is all about the how the pills is work। So mode of action के बारे में बात करें तो there is a increase the level of estrogen and progesterone as we discussed। So there is a decrease the level of GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, and decrease the level of gonadotropin hormone, they causes the decrease the level of FSH and LH। So new follicles are not formed inside the ovary and ovulation is not take place। The new follicles are not formed inside the ovary and ovulation is not take place। They causes the thickening of cervical mucus and retard the sperm entry as well।
तो ये दूसरा फंक्शन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से जो है सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग बढ़ जाती है, जिससे स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता है. So pills is very effective in the laser side effect and well accepted in Indian female or all over the female. The famous oral contraceptive is Mala D. But in common supply we have a Mala N. Mala N. So Mala D and Mala N is a famous for the contraceptive pills. So it is taken daily for the period of 21 day of the menstrual cycle, and it contains the 7 tablet ferrous fumarate, which is a iron. और जो दूसरा ड्रग है दैट इज कॉल्ड सहेली, एंड इट इज द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच इज डेवलप्ड by the scientists at the Central Drug Research Institute, लखनऊ, इंडिया. एंड इट इज द नॉन स्टेरॉइड पिल्स. इसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं होता है, तो फीमेल मोटी भी नहीं होगी, और कोई भी फीमेल मोटी नहीं होना चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए. भले ही गोलगप्पे खा सकती है, छोला भटूरे खाएगी, पूड़ी खाएगी, बट मोटे नहीं होना चाहती है. सो यस, इट इज अ नॉन स्टेरॉइड पिल्स. सो इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बार बार जो है इसे खाने की ज़रूरत नहीं है. एक बार बस आप वीक में ले सकते हैं, संडे या वेडनेसडे, जो भी आपका मन करे. तो इट इज़ टेकन वंस अ वीक एंड वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. यू लुक लाइक सहेली. मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी होता है. इट इज़ एंटी प्रोजेस्टेरोन, और ये इम्प्लांटेशन को जो है रोकता है. और इट इज RU486 that is a mifepristone. It is the anti-progesterone, and it is taken within the 3 days of unprotected sexual activity, right? So this is important about the oral contraceptive pills. That is called injection and implant. पांचवा method है, that is called injection and implant. Injection and implant जो होता है, they are majestic like structure. So injection and implant का मतलब ये होता है कि अगर कोई फीमेल जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स को अगर मतलब कि नहीं खा सकती है, दवाई नहीं ले सकती है, तो जस्ट वी टेक some injection or implant which is implanted under the skin. उसे जो है इंजेक्शन और इम्प्लांट से करते हैं. सो इंजेक्शन एंड इम्प्लांट में बेसिकली क्या होता है कि जो है हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि मेजेस्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस इज इम्प्लांटेड इनसाइड द स्किन. स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं, और वो धीरे धीरे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है. तो रोज दवाई खाने की जरूरत नहीं होती है, एंड ये धीरे धीरे जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना स्टार्ट करता है. और इसका भी मोड ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट पिल्स के जैसे है. So they are majestic like structure which is implanted under the skin, and they are a combination of progesterone and estrogen and used by the female as injection or implant under the skin, and the mode of action is very similar to the pills. जैसे pills काम करता था exactly वही काम करेगा injection और implant. सर्जिकल मेथड करते हैं. सर्जिकल मेथड उस समय हम करते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, एंड कपल्स इज नॉट डिजायर टू बी लाइक again become a parents. So this is a permanent method of contraceptive of both male and female, and यहाँ पे वेसेक्टोमी होता है. वेसेक्टोमी भी इज बेसिकली द वास्ट डिफरेंस कट एंड टाई. यहाँ पे वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, एंड इट इज अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन मेल, एंड दिस वास्ट डिफरेंस कट एंड टाई. और फीमेल में भी होता है दैट्स फेलोपियन ट्यूब कट एंड टाई. तो ओवम तो यहाँ पे है, और अगर पॉपुलेशन हुआ, स्पर्म यहाँ पे आया, तो स्पर्म जो है रास्ता तो बंद है, तो उछल के जा नहीं पाएगा, तो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. सो स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल, द fallopian tube cut and tie, that is called tubectomy. So there is a question, what is the figure given below showing the particular? नीट में आया वो क्वेश्चन है. ये काफ़ी आसान है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और फेलोपियन ट्यूब को कट करके यहाँ पे टाई कर रहे हैं, तो येस, नो डाउट इट्स ट्यूबेक्टमी.
ओवेरियन कैंसर नहीं हो सकता, यूट्राइन कैंसर नहीं होता है, वैसेक्टोमी तो मेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग फ्रॉम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, नीट में आया वो क्वेश्चन है। Copper releasing copper, that's the answer will be suppress the sperm motility is the main function of copper ion. But yes, some that's copper ion that's increase the phagocytic of the sperm, but the major function and the main function is suppress the sperm motility. The most appropriate answer is yes, no doubt, it's C, the copper ion that suppress the sperm motility. सो MTP दैट इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहने का अर्थ ये है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ तक होती है, और अगर हम 9 मंथ के पहले अगर प्रेगनेंसी को स्टॉप कर दें अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, इंटेंशनली, तो दैट्स कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो है so it is a voluntary or intentional termination of pregnancy before the full term is known as medical termination of pregnancy। मतलब अपनी इच्छा से intentionally जो है हम अगर प्रेगनेंसी को रोक दें, आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करने दें, so that scenario is called MTP and this is also called induced abortion। क्या ये गलत है या सही है? यस, ये सही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज कर दिया है कि कोई भी महिला MTP करा सकती है अगर वो 18 साल से अबव है। अगर वो 18 साल से कम है तो पेरेंट्स के कंसेंट में भी MTP किया जा सकता है। MTP कराने के लिए उसके हस्बैंड का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, अगर फीमेल ने चाहा तो MTP हो सकता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लीगलाइज द MTP इन 1971। और आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में करीब 45 से 50 मिलियन MTP होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये MTP नहीं होता तो शायद पूरे वर्ल्ड में करीब 45 से 50 मिलियन लोग बच्चे पैदा होते, पॉपुलेशन बढ़ता। तो कहीं ना कहीं MTP जो है पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट MTP इज नॉट मेंट फॉर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, इट इज मेंट फॉर कि अगर जो कपल है एंड दे नॉट वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, या कोई फीमेल है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती है प्रेगनेंसी को, और खासकर MTP के कुछ इंडिकेशन होते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया और लेडी प्रेग्नेंट हो गई एंड देन शी नॉट वांट टू दैट्स कंटिन्यू प्रेगनेंसी। रेप के कंडीशन में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी देन वी जस्ट वांट टू दैट सिनेरियो वी हैव टू दैट MTP। या ऐसा समझे कि अगर लेडी प्रेग्नेंट है और हमने USG किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया और कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी उस बच्चे में आ गई, तो उस सिनेरियो में भी जो है हम MTP कर देते हैं। सो यस, अबाउट द 45 to 50 million MTP are done in a year in whole world, and MTP has significant role in decreasing the population, but it is not meant for this purpose. So it is quite safe up to the first trimester of pregnancy, that is the third month के अंदर तक हम MTP कर सकते हैं, सेफ माना जाता है। बट थर्ड मंथ के बाद अगर हम MTP करेंगे तो माइट बी इट्स रिस्की, और क्योंकि अटैचमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, फीटल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और उस फीटल को रिमूव करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो बिफोर थर्ड ट्राइमेस्टर इट्स क्वाइट सेफ, इट्स डन थ्रू द मेडिसिन एज वेल, बट आफ्टर द थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी मेडिसिन से नहीं, आपको सर्जरी, थोड़ी सी माइन्यूट सर्जरी की रिक्वायर्ड होती है। सो द सेकेंड ट्राइमेस्टर इज वेरी रिस्की। एंड मेथड की अगर हम बात करें तो देयर इज अ केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। अभी हम केमिकल मेथड के बारे में बात करेंगे कि केमिकल मेथड क्या होता है। अगर लेडी कोई प्रेग्नेंट है और फर्स्ट मंथ में डायग्नोस हो जाता है, अगर उस महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है समय पे, और उस मंथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ है, सो यस देयर इज चांसेस टू बी प्रेगनेंसी, और एक UPT करते हैं, दैट इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से पता चल जाता है कि वेदर सी प्रेग्नेंट और नॉट।
अगर वो प्रेग्नेंट है तो बस उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें इसे कंटिन्यू नहीं करना है, तो एट दैट सिनेरियो वी हैव अ केमिकल मेथड, and I mean there is a drugs, there is a medicine, and this medicine is called MTP kit, nothing MTP kit. इस MTP kit में देखेंगे तो 5 टैबलेट होता है, एक टैबलेट ये बड़ा वाला और ये छोटे छोटे 4 टैबलेट्स होते हैं। तो ये बड़ा वाला टैबलेट है, दिस इज कॉल्ड मिफीप्रिस्टोन, दिस इज कॉल्ड मिफीप्रिस्टोन, मिफीप्रिस्टोन बोलते हैं। और ये छोटे छोटे टैबलेट्स हैं, दिस इज कॉल्ड मीजोप्रोस्टॉल, मीजोप्रोस्टॉल होता है। तो सबसे पहले हम मिफीप्रिस्टोन को टैबलेट को खिला देते हैं, ठीक है, और उसके 12 घंटे बाद इन दोनों टैबलेट को खिलाते हैं और फिर 12 घंटे बाद इन दोनों टैबलेट को खिला सकते हैं। तो 2 तरीके से हम एमटीपी कर सकते हैं, या तो ओरली खिला के, या इसे जो है मिफीप्रिस्टोन को वजाइना के अंदर इंसर्ट कर देंगे, फिर 12 आवर्स के बाद जो है इन दोनों टैबलेट को मीजोप्रोस्टल को वजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे, एंड आफ्टर द 12 आवर इस मीजोप्रोस्टॉल वाले टैबलेट को वजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो मीजोप्रोस्टॉल बेसिकली क्या करता है कि ये यूट्रस है और आपको पता है कि यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका है, बेबी का फॉर्मेशन हो चुका है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस मीजोप्रोस्टॉल इज हेल्प इन डिटैचमेंट ऑफ दिस यूटराइन वॉल टू द फीटस। तो फीटस को डिटैच करेगा, हटा देगा। हटाने के बाद जो है अब इसका काम आएगा, ये क्या करेगा कि यूट्रस के अपर मोस्ट एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दे क्रिएट अ प्रेशर, और प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ ये फीटल पार्ट धीरे धीरे आ जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा रहेगा, करीब 10 दिन तक रहेगा, एंड देयर द ब्लीडिंग इज कंटिन्यू, द फीटल पार्ट कैन बी दैट्स फ्लश आउट फ्रॉम द वजाइना, उस मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ हो जाता है। एंड आफ्टर कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल, चाहे 7 दिन हो, 8 दिन हो, 10 दिन हो, उसके बस 5-6 दिन बाद हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, यूएसजी करते हैं होल एब्डोमेन का, एंड जस्ट वी लुक इफ एनी द फीटल पार्ट इज देयर और नॉट, ठीक है। तो अगर कोई फीटल पार्ट है या नहीं है, ये हम देखना चाहते हैं। तो अगर कोई फीटल पार्ट रिटेन है तो फिर से हमें कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो दैट्स एक ओके। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें यंग फीमेल होती है, इट्स नॉट अ मैरिड, एंड टेक अ दैट्स एमटीपी, और कुछ पार्ट रिटेन रह जाता है, एंड आफ्टर द 1 or 2 month शी कंप्लेन अ लोअर एब्डोमिनल पेन, बर्निंग मैक्चुरेशंस, एंड देयर इज अ फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना। और हम लोग समझते हैं कि माइट बी देयर इज इन्फेक्शन इन द वजाइना, जस्ट वी स्टार्ट अ एंटीबायोटिक, एंड आफ्टर ऑल फिर अगर फिर से कंटिन्यू रहता है तो फिर हमें थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो फीटल पार्ट है। तो यस, इट कॉजेज द इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, एंड इट इज़ क्वाइट डेंजर। लोग स्मार्ट बनते हैं क्योंकि आपको पता है इंडिया में डॉक्टर को छोड़ के बाकी सारे डॉक्टर हैं वो अपना इलाज खुद से कर लेते हैं, गूगल से ढूंढ लेते हैं कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या खाएं, तो वो बता देता है गूगल कि प्रेग्नेंट हो तो पपीता मत खाओ, प्रेग्नेंट हो तो पानी ज़्यादा पियो, प्रेग्नेंट हो तो झूला मत झूलना, कुछ भी बता सकता है गूगल, क्योंकि गूगल थोड़ा ना सीखा है, गूगल ने थोड़े ना एमबीबीएस किया है, तो गूगल को बताने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो गूगल से लोग पूछोगे तो गूगल अपने हिसाब से दवाई बता देता है। लोग स्मार्ट भी होते हैं, हमारे पास आते हैं, अरे गूगल तो ये बता रहा है, आपने ये क्यों लिखा, ठीक है, ऐसे भी लोग लड़ते हैं। तो उनका यही है कि जो है गूगल ही से इलाज करा लो, गूगल ही से ऑपरेशन करा लो, ठीक है। तो यही कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो सर्जिकल मेथड बेसिकली क्या होता है कि अगर केमिकल मेथड फेल हो जाए, फेल इन द सेंस कि मतलब बाद में डिसीजन लेते हैं कि जो है कि हमें इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है। सो देयर इज अ मेथड इज कॉल्ड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, DNE, ठीक है, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। नॉर्मल प्रोसीजर होता है ये भी, और इट्स नॉट अ सर्जरी, और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। मैंने खुद असिस्ट किया है मैडम के साथ करीब 10-15 सर्जिकल मेथड भी, और बहुत ही आसान होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि सबसे पहले उन महिला को एक दिन पहले बुला के और ये टैबलेट को खिला देते हैं, मिफीप्रिस्टोन खिला दिया, और इन 2 टैबलेट को उनके वजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे, और फिर 12 घंटे बाद इन वजाइना के अंदर फिर ये दोनों टैबलेट इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद जो है माइट बी देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। उसके बाद जो है
फिर एक हमारे पास ओवम फोर्सेप्स होता है, यूट्राइन फोर्सेप्स होता है, उससे मेजर करते हैं और धीरे धीरे ओवम फोर्सेप्स से धीरे धीरे प्लेसेंटल पार्ट को जो है निकालते रहते हैं। और कुछ साउंड होता है दैट इज कॉल्ड एग क्रैकलिंग साउंड। जैसे वो साउंड आना स्टार्ट हो जाता है स्टॉप, और ब्लड में अगर बबल्स आने स्टार्ट हो जाए तब हम स्टॉप हो जाते हैं। दिस इंडिकेट कि द फीटल पार्ट इज कम्प्लीटली रिमूव। और आफ्टर डूइंग सच प्रोसेस फिर हम 1-2 दिन बाद उसका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि कोई फीटल पार्ट रिमेन है या नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन दैट curettage hook and shape of knife cutter is inserted into the uterus and remove the fetal part. So this is all about the chemical or surgical method. So there is a MCQ, the medical termination of pregnancy, that's MTP, considered safe up to the how many week of the pregnancy. नीट में आया वो क्वेश्चन है, क्योंकि थर्ड मंथ से जो है थर्ड मंथ के पहले ये सारा चीज़ हो जाता है, तो थर्ड मंथ के पहले ये सेफ रहता है, तो दैट्स आंसर विल बी 12 वीक। करेक्ट आंसर इज 12 वीक। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में समझेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब ये होता है कि दैट इज़ कॉल्ड STDs, दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और STDs का मतलब ये होता है कि ऐसा डिजीज़ जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से फैले, थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैले, दैट्स कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। So the disease or infection which is transmitted through the sexual intercourse is called a sexual transmitted disease. तो ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के थ्रू हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो, क्वाइटस के थ्रू हो, दैट्स कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। द अदर नेम ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, एंड VD, दैट इज कॉल्ड वेनरल डिजीज। तो ये दूसरा नाम है और पूरा ट्रैक इससे इन्फेक्टेड होगा। तो मोस्ट ऑफ द STDs आर क्यूरेबल एक्सेप्ट द फ्यू, एंड आपको पता है कि HIV का कोई इलाज नहीं है, तो इट्स नॉट क्यूरेबल। द मोस्ट वेनरेबल एज ग्रुप इज 15 to 24 ईयर, बिकॉज एट दैट एज द हाई रेट ऑफ coitus and high rate of sexual activities take place. And hepatitis B is also included in STD because hepatitis B is also transported through the sexual intercourse. So what is the example of STDs and what is the causative agent? Like the first disease is called gonorrhea, and it is caused by the Neisseria gonorrhea. Trichomonas, that is Trichomonas vaginalis. Syphilis, Trypanosoma pallidum. And hepatitis B, that is hepatitis B virus. And AIDS is HIV. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है कि गोनेरिया किससे फैलता है, ट्राइकोनोमास कैसे फैलता है, सिफिलिस कैसे फैलता है, तो ये आपको जानना चाहिए। तो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ STDs, कैसे पहचानेंगे कि किसी को STDs हो गया है। बेसिकली क्या होता है कि STDs के जो सिम्टम होते हैं बेसिकली लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी लोग हेजिटेट रहते हैं इन सब चीज़ों को बताने में कि वजाइना से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है ना, पेने से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइना के पास काफ़ी ईचिंग हो रही है। लोग काफ़ी जो है हेजिटेट रहते हैं और लोग शेयर नहीं करते हैं, इवन डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। सो द प्राइमरी सिम्टम इज यूजुअली मिस आउट, सो इचिंग, fluid discharge, slightly pain, swelling of the reproductive tract, that's called primary symptom. And usually all the female is miss this symptom. Itching हो रहा है तो might be normal, fluid discharge हो रहा है तो normal, slightly pain तो होता ही रहता है सबको, अगर swelling है तो होता ही रहता है। तो जनरली जो है प्राइमरी सिम्टम को लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, और जैसे ही वो सेकेंडरी सिम्टम में जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, so then lead to the pelvic inflammatory disease. So infected female often be asymptomatic or hence remain undetected for the long time, and they lead to the secondary symptom. So if the primary symptom persists for the several days, and they lead to the secondary symptoms, and they consist of the PID, that is pelvic inflammatory disease, abortion, infertility, stillbirth, cancer of reproductive tract. So this is the secondary symptom of the STDs. So how can you avoid the STDs? हमें STDs कैसे अवॉइड करना है? तो आपको पता है कि STDs का मतलब ही ऐसा होता है कि ऐसा बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैले, तो हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स से मतलब नहीं करना है। सो अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर,
and use condom during the coitus or any doubt, diagnose and disease by the help of the doctor. So this is the three main prevention act to avoid the STDs. तो एक क्वेश्चन है नीट में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. So yes, the answer is B, encephalitis. Answer is B, that is called encephalitis. Trichomonas vaginalis is a STDs, syphilis is a STDs, or yes, AIDS is also STDs, but encephalitis is a inflammation of the brain, so it is not a STDs. Now we are talking about the infertility कि infertility क्या है. So आज के टाइम में infertility के chances काफ़ी बढ़ गए हैं and there are lot of infertility clinic. और आपने अभी देखा भी होगा infertility से related एक मूवी भी आई है, गुड न्यूज़. सो इनफर्टिलिटी के कारण आखिर बढ़ क्यों गए हैं. मतलब पहले आप 100 साल पहले जाएं तो शायद ऐसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो है नहीं थे और इतने लोग इनफर्टिलिटी का इलाज भी नहीं करा रहे थे. तो आखिर ऐसा क्या हुआ आफ्टर द 100 years कि इनफर्टिलिटी के कारण बढ़ गए. और इसके बहुत सारे कारण हैं, अगर इसे तह तक जाएं तो बहुत सारे कारण नज़र आएंगे. बट अगर हम एक छोटा सा कारण अगर बता पाएँ कि मतलब कि आखिर क्या कारण है, तो यस, दैट लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया है. और जो फूड हैबिट है वो भी जो है हम वेस्टर्न के तरफ चले गए हैं, वेस्टर्नलाइजेशन हो गया है. क्योंकि जहाँ का क्लाइमेट होता है वैसे ही वहाँ पे पैदावार होती है, खेती की जाती है. कहने करते हैं कि जो क्लाइमेट होता है हमारे इंडिया का, जो क्लाइमेट है उसी हिसाब से हमारे यहाँ खेती की जाती है. जैसे चावल उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, अलग अलग दाल उगाए जाते हैं, उसी हिसाब से जो है सीरियल और वेजिटेशंस यहाँ पे होते हैं. अमेरिका में अलग क्लाइमेट है तो वहाँ पे अलग चीज़ों को उगाया जाता है, अलग खाया जाता है. तो अगर आप क्लाइमेट में रह के और उससे बैर करेंगे, अगेंस्ट उसके जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है यू हैव सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज, राइट. तो यही कारण है कि हमारा डाइट जो है वेस्टर्न की तरफ हो जाता है. अगर आप कहीं डोमिनोज में जाके पिज़्ज़ा खाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं कि यस हैशटैग डोमिनोज एट फ्रेंड, और आप अपने आप को बहुत सुपीरियर फील कहते हैं कि अरे हमने आज पिज़्ज़ा खाया है, बट बेसिकली आपने पिज़्ज़ा नहीं खाया, आपने जहर खाया है. बर्गर खाते हैं कहीं पे तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि अरे रेस्टोरेंट में आके हम बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, तो आपने जहर खाया है वो. तो ये सब खाना जो है काफ़ी ख़तरनाक है और शायद इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी है. पुराने समय में ना तो पिज़्ज़ा लोग खाते थे और ना ही बर्गर खाते थे, रोटी दाल सब्जी ही खाते थे. और आपको वही चीज़ खाना चाहिए जो 100 साल पहले हो. तो 100 साल पहले रोटी था, दाल था, सब्जी था, दूध था, दही था, चिकन भी था. बट 100 साल पहले ना तो पेप्सी था, ना ही बर्गर था, ना ही पिज़्ज़ा था, ना ही मोमोज थे, है ना. फास्ट फूड को बेसिकली अवॉइड करना चाहिए. दूसरा चीज़ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप किसी भी स्टेज पे हों, कुछ भी कर रहे हों, अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया तो समझ लीजिए आप अपने ज़िंदगी का कम से कम जो है 30 दिन आपने अपने ज़िंदगी से कम कर दिया. बहुत ही ये फैक्ट है. अगर आप मान लीजिए कि 70 साल जिएंगे और आपने 1 महीने तक कुछ नहीं किया तो समझ लिए कि आपका धीरे धीरे जो है लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया. तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको पता है कि इंडिया जो है हमारा डायबिटिक कंट्री है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है, डायबिटीज़ लोगों को ज़्यादा होता है. कारण यही है फिजिकल इनएबिलिटी. करते ही नहीं है, हिलते ही नहीं है, ऑफिस जाते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं, ऑफिस आ गए, घर पे आ गए. तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. चाहे भले ही आप जो है 10-20 हज़ार रुपये कम कमाएं, बट 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. सो इनफर्टिलिटी इज़ अ फेलियर टू प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन इवन आफ्टर 1 year अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी. कहने करते हैं कि किसी की शादी हुई और 1 साल तक उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी किया, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लिया, ना ही कॉन्डोम को यूज़ किया, ना ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ किया, ना ही कोई अदर डिवाइसेस को यूज़ किया. अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है करने के बाद भी अगर उनसे कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो
दैट्स कॉल्ड इनफर्टाइल कपल, दैट्स कॉल्ड इनफर्टाइल कपल। पर 1 साल शादी हुई और उनका हस्बैंड कहीं चले गए, ठीक है, और फिर वो 2 महीना बाद फिर से रिटर्न आ गए, तो उस सिनेरियो में नहीं कहेंगे, मतलब लगातार रहना पड़ेगा। और क्योंकि इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे भी मैंने काम किया है, तो लोग हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। लोग समझ लेते हैं कि अरे यार हमें इनफर्टिलिटी है, हम तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते, बट कारण है कि कभी संगम हुआ ही नहीं, कभी मुलाकात हुई नहीं सही से, तो कैसे हो पाएगा। सो द कॉजेज़ की बात करें तो मेल में बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं और फीमेल में भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। और इक्वली अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाऊँ, तो इनफर्टिलिटी जैसे हम लोग पढ़ते थे गायनी में, तो मेल में करीब अगर इनफर्टिलिटी के कारण 40% है, तो फीमेल में 50% होगा। थोड़ा सा 10% ज़्यादा होता है, मतलब इनफर्टिलिटी के जो कारण होते हैं फीमेल में थोड़े ज़्यादा होते हैं, मेल में थोड़े कम होते हैं, मतलब 10% ही कम रहता है, ज़्यादा कम नहीं होता है। बट इन इंडिया सासू माँ कि अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, बट अपने बच्चे को नहीं कहेगी कि तुम्हारे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो है ऐसा नहीं है कि अगर कोई इनफर्टाइल कपल है तो द मेन कॉजेज इज द फीमेल इटसेल्फ, द मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये प्रॉब्लम जो है इतना खतरनाक नहीं है कैंसर जैसे कि ठीक ना हो सके। लोग इसमें भी हेजिटेट करते हैं, अपने आप को अजीब सा फील करने लगते हैं, अरे यार मैं तो बाप ही नहीं बन पाऊंगा, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। ये ऐसा भावना जो है काफ़ी खतरनाक हो सकता है, और मतलब दे लीड टू द डिप्रेशन। मैंने काफ़ी पेशेंट को देखा है कि अगर कोई मेल है एंड ही इज़ स्टेराइल और इनफर्टाइल, तो उसे हम लोगों को काउंसलिंग करना होता है। देयर इज सम प्रोटोकॉल। अगर आप क्लिनिक में बैठेंगे तो शायद इस चीज़ को अप्रिसिएट करेंगे कि कोई भी पेशेंट आए तो उसे जो है इन्फीरियर नहीं होने देना है, उसको करेज करना है कि यस इट इज़ अ डिजीज, इज अ पार्ट ऑफ द डिजीज एंड इट कैन दैट्स ट्रीटेड। ऐसा नहीं है, ये सबके साथ हो सकता है। तो द फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया दैट इज अ नो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। और माइट बी देर इज अ इजैकुलेशन फेलियर, इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है, या टेस्टिस में चोट लग गई, या हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ केसेस, ठीक है। हर एक स्टेप के अलग अलग कॉजेज हैं, तो इतना डीप में आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज यू आर अंडर ग्रेजुएट एंड यू जस्ट प्रिपेयर फॉर द नीट यूजी नॉट पीजी। तो हर एक चीज़ का अलग अलग कॉजेज है और हर एक चीज़ का अलग अलग है। सेकेंड कॉजेज इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया, दैट इज लो स्पर्म काउंट और एबनॉर्मल स्पर्म। तो अगर एबनॉर्मल स्पर्म है, लो स्पर्म काउंट है, तो उस केस में भी जो मेल है वो इनफर्टाइल हो सकता है। फीमेल की अगर हम बारे में बात करें, दैट्स फेलियर टू ओवुलेट ड्यू टू द लो एलएच। आपको पता है कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वही ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर करता है, और उसी से जो है उसी से एग बाहर निकलता है। सो देयर इज नो फॉलिकल्स आर फॉर्म इनसाइड द ओवरी, और डैमेज ऑफ द ओविडक्ट डैमेज हो गया है, फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो गया है। और इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ कंट्री फॉर द इन्फेक्शन। और अगर टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस, तो अगर यूट्रस मतलब फेलोपियन ट्यूब में अगर टीबी हो जाए तब भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और होता है बहुत सारा। ऐसे नहीं कि टीबी सिर्फ लंग्स का ही बीमारी है, तो एक्स्ट्रा टीबी होता है, बोन का टीबी होता है, ब्रेन का टीबी होता है, फेलोपियन ट्यूब का टीबी होता है, तो जो है उसके वजह से भी हो सकता है। Yes, the PCOD and PCOS, the name is same. PCOD and PCOS is also causes the infertility, and fibroid uterus is also called the infertility. There are lot of causes. Causes बहुत सारे हैं। तो इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, फाइब्रॉइड यूट्रस, दे ऑल्सो कॉजेज द इनफर्टिलिटी। तो इसको ठीक किया जा सकता है। तो इन इंडिया फीमेल इज ऑफन ब्लेम टू हैव अ चाइल्डलेस, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू, क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है मेल पार्टनर को भी हो सकती है। ART की अगर हम बात करें, दैट इज असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड IVF, that is called in vitro fertilization. So fertilization take place outside the body. Condition is quite similar in test tube baby,
एंड द कंडीशन इज क्वाइट सिमिलर इन फेलोपियन ट्यूब, जो भी कंडीशन फेलोपियन ट्यूब में है एग्जैक्टली सेम रहेगा. एंड दिस टेक्निक इज फॉलोड बाय द ईटी ट्रांसफर, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो जो भी हमने फर्टिलाइजेशन किया है बाहर, उस फर्टिलाइज एग को फिर हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे फीमेल के अंदर. सो येस, द IVF इज that's divided into the two parts, that is the ZIFT or IUT. ZIFT, that is the zygote intrafallopian tube transfer. So zygote up to the blastomere, up to the 8 blastomere are transferred into the fallopian tube. तो fallopian tube में 8 से up to the 8 blastomere जो है हम इसे ट्रांसफर कर देंगे. और जो है अगर zygote up to the 8 blastomere are transferred inside the fallopian tube, और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो तो हम डायरेक्टली से जो है यूट्रस के अंदर डाल देते हैं. सो देयर इज अ टेक्निक. सो इन वीवो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में देखते हैं. सो इन फीमेल इज एबल टू प्रोड्यूस अ ओवम. अगर कोई फीमेल है और वो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है ना, ओवर प्रोड्यूस कर सकती है, बट उसके अंदर कुछ यूट्रस के अंदर ऐसी एबनॉर्मलिटीज है कि जो है प्रॉपर 9 मंथ तक सस्टेन नहीं कर पाएगी. तो इस केस में क्या करते हैं कि अगर ओवम प्रोड्यूस हो रहा है तो नॉर्मल इंटरकोर्स कराएंगे उसी हस्बैंड से, और फर्टिलाइज्ड एग को बाहर निकाल के किसी दूसरे फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे. एंड दिस अदर फीमेल इज कॉल्ड सरोगेट मदर. उसे हम सरोगेट मदर कहेंगे. उस सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे. जैसे ही सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, एंड दिस सरोगेट मदर हैविंग दैट्स वेल डिफाइंड यूट्रस, एंड शी दैट्स सस्टेन्ड ऑल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. सारा जो है प्रेगनेंसी को सस्टेन करेगी और डिलीवर करके फिर जो है इन्हीं कपल को दे देगी. सो दैट्स कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड. एक टेक्निक एक और होता है, दैट इज GIFT, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. सो अगर कोई फीमेल है और वो ओवुलेट नहीं कर पा रही है, ओवुलेट करने में प्रॉब्लम है, बट शी कैन सस्टेन ओवम, सस्टेन एम्ब्रियो और फीटस इनसाइड द यूट्रस. सो ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर. किसी डोनर से हमने ओवम ले लिया, ठीक है, और उसके हस्बैंड के स्पर्म को ले लिया और बाहर फ्यूज कराया, ठीक है. फ्यूज कराने के बाद जाइगोट को इसके अंदर, इस फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड दैट ट्रांसफर इनटू द रेसिपिएंट. दैट फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस अ ओवम बट कैन प्रोवाइड अ सुटेबल कंडीशन फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट. सो दिस इज जो है दिस इज कॉल्ड GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. एक होता है ICSI. अगर स्पर्म में मोटिलिटी बहुत ही कम है, मोटाइल ही नहीं है, ऊपर तक जा नहीं पा रहे, तो हम स्पर्म को इंजेक्शन में भर लेंगे और ओवम, उसके फीमेल के ओवम को निकाल के, नॉन सर्जिकली ओवम को निकाल लेते हैं, और ओवम को निकालने के बाद उसे ग्लास पिपेट से होल्ड करके और इंजेक्शन उसके ओवम के अंदर डाल देते हैं. दैट इज कॉल्ड ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम एंड ओवम इज इमोबिलाइज्ड बाय द ग्लास पिपेट. और देख रहे हैं यहाँ पे ओवम को डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देंगे. सो दिस इज ICS. ये बेसिकली इस किस में किया जाता है, ये जूस्पर्मिया में और ओलिगोस्पर्मिया में बेसिकली किया जाता है. लेस मोटाइल स्पर्म में भी किया जा सकता है. तो ये क्वेश्चन है, द असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ. नीट में आया हुआ क्वेश्चन. असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक IVF इन्वॉल्व ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, नहीं. जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, यस. जाइगोट इनटू द यूट्रस, यस, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं. तो आंसर विल बी B. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक कॉल गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, दैट इज GIFT, गिफ्ट रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल. ऑप्शन को पढ़िए, ट्राई कीजिए आंसर देने का. द आंसर विल बी वन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम. ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, बट सारा कंडीशन वो प्रोवाइड कर सकती है. सो यस, इट इज GIFT. In vitro fertilization, the technique that involve the transfer of which of the following into the fallopian tube? Yes, the answer will be either zygote or early embryo up to the 8th cell. That's the great answer. Next technique है, that is called amniocentesis. Amniocentesis में क्या होता है कि हम एक निडल इंसर्ट करते हैं जो प्लेसेंटा का क्रॉस करके, आप देख पा रहे हैं ये बेबी है और अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है, और
यहाँ पे पूरा मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन से यहाँ पे जो एमनिटिकल फ्लूइड है इस एमनिटिकल फ्लूइड को यहाँ पे ले लेंगे और जो है उस एमनिटिकल फ्लूइड को एनालाइज करेंगे एंड जस्ट वी फाइंड आउट कि इस बेबी को कुछ डायग्नोस्टिक आई मीन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या नहीं है. So this amniotic fluid test and this medical procedure used to prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities and fetal infection and it is also determine the sex. तो लोग अगर कोई फीमेल होती थी तो इसे फिटिसाइड करा देते थे. तो जो है the amniotic fluid contain the small amount of fetal tissue. एक क्वेश्चन आया था इससे, the fetal sex can be determined by the examine the cell from the amniotic fluid looking for.